हाय एवरीवन। और जिन्होंने भी इस बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया होगा वह इस बात से अवगत होंगे कि परसों रात को नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है। और जिनका मार्क्स 106, 108, 110 आ रहा था पॉलिटिकल साइंस में, जो इस बात को मान के चल रहे थे कि उनका जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ रिजल्ट आने के बाद एक काफ़ी शॉक हुआ है। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि जिनका जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल रहा है। इस बार सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गया है पॉलिटिकल साइंस में, 232 जनरल का गया है और 124 224 या 226 के आसपास आपका ओबीसी का गया है। तो काफ़ी अगर देखा जाए पिछले बार 216 जनरल का गया था, जो वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ था। इस बार उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है, तो उस पर बात करेंगे। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो एनटीए और यूजीसी का जो अप्रोच है पूरा ओवरऑल यूजीसी नेट जेआरएफ का को लेकर, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है। और खासकर जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशनली मार्जिनलाइज हैं या इकोनॉमिकली सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, उनके लिए कैसा इंजस्टिस हो रहा है। मेरा मानना है, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि उनके लिए इंजस्टिस हो रहा है, और उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा, मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा कि क्या कारण था कि इतना कट ऑफ हाई गया है, उस पर भी अलग अलग एंगल से हमें सोचने की ज़रूरत है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत दोस्तों से मैंने कल बात किया, मेरे आसपास बहुत लोगों का जेआरएफ भी हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स मिला है। बहुत दोस्त हैं जिनका एक क्वेश्चन से या 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स से जिनका जेआरएफ छूट गया है, बहुत निराश हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया बताइए कि इसके बाद अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने तो काफ़ी मेहनत किया था और मान के चल रहे थे कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो जो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि आप सभी जानते हैं कि जून में एग्ज़ाम होने वाला था, उसको खींच कर आप अक्टूबर तक लाए। एग्ज़ाम हुआ जून में, उसके बाद उसको कैंसिल किया गया, फिर रिशेड्यूलिंग हुआ और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हुआ और उसका आप आंसर की रिलीज की। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देते समय आप कम से कम देखें तो 4 या 5 महीना का जो टाइम गया है स्टूडेंट सबका, खासकर जो पीएचडी स्टूडेंट है, एक मेंटल टॉर्चर हुआ है उनका पूरी तरह से कुछ स्टूडेंट टूट चुके हुए हैं और इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सटल वे से इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है। उसका एक सबसे बड़ा जो मेरा एक डाउट और संदेह है कि जो एनटीए संस्था है काफ़ी मनमानी तरीके से काम कर रही है और काफ़ी वेग काम कर रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस बार जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है पॉलिटिकल साइंस में, जो आपका जेआरएफ का सीट जो होता है, जितना एप्लीकेंट होते हैं उसका 1% जेआरएफ का सीट होता है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आया जेआरएफ का, उसमें बहुत जो खासकर एक्टिविस्ट हैं जो एजुकेशन को जानते हैं समझते हैं, मेरे पास भी कुछ डाटा आया था, जिनका जितना जेआरएफ का सीट होना चाहिए उसमें भी कमी आई है। इसका एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। और खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जो नेट जेआरएफ पर फोकस करते हैं, उन लोगों ने शायद आरटीआई डालने की बात कर रही है और मेरा भी मन है कि हाँ, इसमें मैं आरटीआई डालूंगा कि आप इस बेसिस पर जेआरएफ का कटअप इतना हाई गया है उसका बेसिस कुछ बताइए आप। या दूसरा पॉइंट कि जेआरएफ का सीट क्यों कम हुआ है। और तीसरा जो मुझे इनजस्टिस इसमें दिख रहा है कि देखिए, अगर पीएचडी को आप नेट जेआरएफ के स्कोर कार्ड के बेसिस पर बनाइएगा तो इसका जो सबसे बड़ा लॉस मुझे दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए जिन्होंने 22 में जेआरएफ क्रैक कर लिया है, 23 में जेआरएफ क्रैक कर लिया है, आपको 24 में उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया, तो जिनका 22 और 23 में जेआरएफ था, हो सकता है वो 24 में भी जेआरएफ निकाल लेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए कि मैंने 22 में जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया और 22 में मेरा जेआरएफ हो गया, फिर मैं 24 में, मुझे मान लीजिए 23 तक मेरा पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं 24 में फिर जेआरएफ का एग्ज़ाम दूंगा, फिर मेरा जेआरएफ हो जाएगा, तो मैं एक दूसरे स्टूडेंट का जेआरएफ का सीट तो खा रहा हूँ। तो इस पर इसका कोई जवाब देने, इसका एनटीए के पास कोई जवाब नहीं है, यूजीसी नेट जेआरएफ के पास, यूजीसी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। और मेरे हिसाब से इस पर हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग पहले से ही इसका प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। खासकर मेरा मानना था, ये जो जेएनयू में है, खासकर जो एक्टिविस्ट हैं, मैं एक्टिविस्ट कोई नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो एजुकेशन को समझते हैं हम लोग, हायर एजुकेशन में है, खासकर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वो एजुकेशनली कैसे एक्सक्लूड किया जा रहा है उस पर हम लोग सोचते हैं और बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के द्वारा उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई कट ऑफ क्यों गया, इसके अलग अलग रीजन बता रहे हैं। कुछ दोस्तों से मैं बात किया जिनका कहना है कि पेपर इजी था, इस बार मॉडरेट था, तो इसके कारण हो सकता है। और दूसरा बात कि बहुत जो स्टूडेंट जिनके पास जेआरएफ पहले से था, उन लोगों ने इस बार फिर दोबारा एग्जाम दिया, तो ये कारण हो सकता है कि उसके कारण हाई कट ऑफ गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पीएचडी एडमिशन जो का बेस बना दिया गया था इस बार नेट स्कोर कार्ड का, तो बहुत दोस्त जो खासकर एजुकेशनली स्मार्ट हैं, जिनका एजुकेशनली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, उन लोगों ने इस नेट स्कोर पर काफ़ी इम्फेसाइज किया कि नेट स्कोर में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जाए क्योंकि पीएचडी एडमिशन आसान हो जाए। लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि जो नेट एग्ज़ाम हुआ, उस नेट एग्ज़ाम के बाद जो आंसर की में मुझे जो कमियां दिखी, आंसर की जो जिस लापरवाही से जारी किया गया, उस बच्चों को जो दोस्तों ने उसको चैलेंज भी किया बहुत आंसर को। पॉलिटिकल साइंस में मैं जानता हूँ बहुत दोस्तों ने 20-20, 25-25 क्वेश्चन को चैलेंज किए, उसके बाद उसमें से 2-3 क्वेश्चन माना गया। तो मुझे लगता है कि आंसर की को लेकर भी जो इम्पार्शियलिटी दिखनी चाहिए एनटीए की तरफ से, वो मुझे नहीं दिख रही है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक
इंटरनल कुछ ना कुछ सीट को लेकर हेरफेर हो रही है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम प्रूफ के साथ कोर्ट में या कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, खासकर जो एडवोकेट वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनको इस पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ जो मार्जिनाइज सेक्शन के स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, नहीं तो हायर एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाई कटअप गया है, जो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि बहुत दोस्त जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जिनका एक क्वेश्चन से या 2 मार्क्स से जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, वो टूट चुके हैं और निराश हो गए हैं, बोल रहे हैं कि अब जेआरएफ हमसे नहीं हो सकता, हम जेआरएफ एग्जाम नहीं देंगे। और इसका जो मैं लिंकेजेस देख रहा हूँ, जो हाई कटअप गया है, कहीं ना कहीं जो कोचिंग माफिया थे, जो पहले यूपीएससी या जो अदर एग्जाम थे वहाँ उनका दबदबा था, वो सब नेट जेआरएफ पर अब कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और लिख कर रख लीजिए आप कि जो हाई कटअप गया, इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग माफियाओं का राज बढ़ेगा। कोचिंग माफिया जो है उनका आप देखिएगा कोर्स लॉन्च करेंगे आप यूट्यूब पर आया, आप देखिएगा आपके ऑफलाइन कि हाँ इतने में मैं आइए और आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे आपका जेआरएफ निकलवा दूंगा। ये सब खूब चलेगा। क्यों? क्योंकि एक डर क्रिएट कर दिया है, इतना हाई कटअप गया और उस डर को भुनाने की कोशिश करेंगे कोचिंग माफिया। ये तो ओवरऑल जो इनजस्टिस है या जो मुझे कमियां दिख रही थी उस पर मैंने बात किया, या हाई कटअप क्यों गया उस पर मैंने बात किया। लेकिन इसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, खासकर जो बच्चे जो स्टूडेंट खासकर जो दिसंबर में देना चाहते हैं। और मेरे आसपास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो खासकर जिन्होंने 240 230 तक मार्क्स लाए हैं, 242 तक भी मार्क्स लाए हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि हाँ उनका स्ट्रेटजी क्या था। उन लोगों ने खासकर यूट्यूब चैनल, जैसे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने का आजकल कल्चर बहुत बढ़ गया और स्टैंडर्ड बुक को हम लोगों ने साइड कर दिया है। उसका एक कारण हो सकता है, या नोट्स पर हम लोग ज़्यादा आश्रित हो जा रहे हैं, या स्टैंडर्ड बुक को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो कैसे ओवरऑल एक अप्रोच बनाया जाए और सेल्फ स्टडी के माध्यम से जेआरएफ निकाला जाए, इस चैनल का हमेशा से फोकस रहा है और आगे भी फोकस रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोगों ने 240 245 250 मार्क्स लाए हैं पॉलिटिकल साइंस में, दोनों पेपर को मिलाकर, उनका स्ट्रेटजी या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, उनकी अप्रोच क्या थी, उस पर बात किया जाए। और जो और भी दोस्त, खासकर मेरे सीपीएस सेंटर में 14-15 लोगों ने जेआरएफ निकाला है, तो उनके माध्यम से जो भी एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच किया हो दिसंबर के लिए, उस पर मैं आगे की वीडियो में जरूर बात आप लोगों से करूंगा। और दूसरा, आप लोगों को निराश होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि थोड़ा सा इनजस्टिस तो हो रहा है, लेकिन अब उतना भी इनजस्टिस नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पर आश्रित हो जाएगा तभी आपका जेआरएफ हो जाएंगे। जो सीपीएस से मान लीजिए 14-15 स्टूडेंट ने निकाला है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है और हम लोग फाइट कर सकते हैं और जेआरएफ निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हाँ, एक निराशा आती है जब आपका जेआरएफ 2 मार्क्स या एक क्वेश्चन से छूट जाता है, तो काफ़ी निराशा होता है। आप होप छोड़ देते हो कि हाँ अब नहीं हो पाएगा मेरे से, या मैंने तैयारी नहीं करूँगा, ऐसा फीलिंग रहेगा आपको। लेकिन 2-3 दिन के बाद हो सकता है कि आप दिसंबर की जो होने वाला है, ज़्यादा गैप नहीं है, 2 महीना है, 2 महीने के बाद फिर जेआरएफ होगा। तो ज़्यादा निराश मत होइए। सुधारती चैनल जरूर सपोर्ट करेगा आप लोगों को। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जो भी दोस्त हैं, जो मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, जिनका अच्छा मार्क्स रहा है और जिनका अप्रोच रहा है जेआरएफ के प्रति काफ़ी अच्छे से, और कैसे आप लोगों को हेल्प हो सकता है नोट्स के माध्यम से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे जेआरएफ निकाला जाए, इस पर मैं फोकस करूँगा। तो आप लोग निराश मत होइए प्लीज़। आप इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, और अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे भी मेरे साइड से जो भी हो पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मुझे लग रहा है कि एक कोचिंग आश्रित एग्जाम इसको भी बना दिया जाएगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। खासकर जो स्टूडेंट मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो पैसा नहीं दे पाएंगे 10,000 20,000 कोचिंग के लिए जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, और सोचेंगे कि उनका जेआरएफ नहीं हो पाएगा, उस मेंटलिटी के खिलाफ भी हमें लड़ना है। मैं अपने सुधारती चैनल के माध्यम से जरूर कोशिश करूँगा कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से जेआरएफ कैसे निकाला जाए, उस पर फोकस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।